प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही हैं, तो सरकार के निर्देशानुसार आपके समक्ष ऑनलाइन कक्षाएं परिचालित करने का आदेश हुआ है। तो उन्हीं के क्रम में ये आपके लिए मटेरियल है और इसको अध्ययन करिए और आगामी परीक्षा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय परीक्षाओं में नहीं है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम आपका जो सबसे पहला चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या है। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना। पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये आपका चैप्टर का नाम है। तो आइए सबसे पहले लैंगिक जनन को समझने से पहले सबसे पहले हमको उस फूल के सारे पार्ट को समझना पड़ेगा कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, और जो प्रमुख प्रश्न है उस पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पुष्प की संरचना बनी हुई है, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आपका है, यहाँ पर ये एक फूल बना हुआ है, पुष्प बना हुआ है, और ये पुष्प का डंठल है, तना है। तो इसको हम कहते हैं व्रंत, या इसको कहते हैं पुष्प व्रंत। क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। जब आप गुड़हल का या गुलाब का पौधा लेते हैं तो उसमें से एक हरी सी टहनी निकली रहती है, उसको कहते हैं पुष्प व्रंत या डंठल। ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वाह्य दल। ये क्या है? ये है वाह्य दल। अगर आप गेंदा का ले लें, गुड़हल का ले लें, सरसों का ले लें, या फिर कोई भी फूल हो, सूरजमुखी का हो, गुलाब का हो, सबके पीछे क्या होता है? जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं। जैसे गुलाब को लेंगे तो गुलाब में क्या होता है? गुलाब में गुलाबी रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसके नीचे का पार्ट जो है हरी हरी छोटी छोटी पंखुड़ियों से ढका रहता है, उसको कहते हैं वाह्य दल, जो हरे रंग के होते हैं। ये कैसा होता है? इस फूल के नीचे हरी संरचना जो होती है, पंखुड़ी जो होती हैं, हरी पंखुड़ियाँ, वो वाह्य दल कहलाती हैं। समझ पा रहे होंगे। तो ये किस रंग की होती हैं? हरी रंग की होती हैं। और पुष्पव्रंत भी, ये भी क्या होता है? हरा होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी संरचनाएं हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दल। क्या कहते हैं? इसको दल कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है दल। ठीक है। ये सभी का रंग, सभी पुष्पों में इसका अलग अलग, पुष्पों में इसका रंग अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, सूरजमुखी में तो पीला होता है, गेंदा में तो ये पीला होता है, गुलाब अगर ये गुलाबी है तो क्या है? वो गुलाबी रंग का होगा। ठीक है। गुड़हल में देखेंगे तो किसी कलर का होगा, सफ़ेद गुड़हल में सफ़ेद दल होंगे, सरसों में दल कैसे होंगे? पीले होंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है, और लौकी, तुरई, कद्दू सब में जो है देखा होगा कि फूल कैसे होते हैं। तो वो जो फूल आप देखते हो, फूल को देख करके जो रंग निर्धारित करते हो कि गुलाब कैसा होता है? गुलाबी होता है। गेंदा कैसा होता है? तो आप कहते हो पीला होता है। तो जो रंग निर्धारित करने वाली जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको दल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके आगे अगर हम देखें तो ये एक मोटा सा भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा, इसको कहते हैं स्त्री केसर। देखिए, पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो द्विलिंगी होगा या उभयलिंगी। द्विलिंगी या उभयलिंगी एक ही बात है। या तो एक लिंगी होगा। एक लिंगी का मतलब नर और मादा भाग जब अलग अलग हों, एक पुष्प में दोनों भाग ना होकर के अलग अलग हों, नर और मादा भाग अलग अलग हों, तो उसको कहते हैं एक लिंगी है। ये एक लिंगी पुष्प है। और अगर नर और मादा भाग एक ही पुष्प में लगे हुए हों तो उसको क्या कहते हैं? वो पुष्प उभयलिंगी है, या फिर वो क्या है? द्विलिंगी है। तो आइए देखते हैं। ये जो पुष्प है आपका, अधिकांश जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। चाहे आप गेंदा के ले लें, गुड़हल का ले लें, गुलाब का ले लें, है ना। अधिकांशतः जितने आप देखते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके द्विलिंगी होते हैं। ठीक है। कद्दू है, कद्दू जो है आपका वो एक लिंगी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कद्दू में नर जननांग अलग होते हैं और मादा जननांग अलग होते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प नर भाग है, इसको कहते हैं पुंकेसर। इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। और ये पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। कैसा भाग? नर भाग। ये भी नर भाग, ये पुंकेसर ही है। जो ये पूरा भाग, ये वाला जो इतना मैंने इसको गोल कर दिया है, ये क्या है? ये हिस्से क्या है? ये पुंकेसर है, जो कि पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। क्योंकि ये द्विलिंगी है। कैसे पता करेंगे? अब ये जो बीच वाली संरचना आप देख रहे हैं, ये है, ये स्त्री भाग है, इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इस पूरे वाले भाग को स्त्री केसर कहते हैं। लेकिन अब आप, ये हर पुष्प में जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उसमें होता है। तो जब आप देखेंगे कि इसमें गुड़हल में, तो ये गुड़हल में थोड़ा लंबा सा निकला हुआ होता है, ऊपर तक आता है, उसमें देखा होगा महीन महीन से लगे रहते हैं। ये वही लगे हुए हैं जो किनारे किनारे जो पतले पतले से लगे रहते हैं। एक नाल में इस तरीके से नाल होती है लंबी सी,
और उसमें जो है पतले महीन महीन से इस तरीके से धागे जैसी संरचना लगी होती है और वहाँ पर उसके ऊपर वाला हिस्सा कुछ क्या होता है, मोटा होता है, तो उनको पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो बीच का नाल होती है वो स्त्री भाग होती है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा स्त्री केसर है, और जो लंबाई आगे का हिस्सा है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, ये पतली सी जो लंबी नली है इसको कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका का आगे का भाग, चलिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से किए दे रहे हैं ताकि समझ में आए। तो आगे का भाग है तो वर्तिकाग्र, ये क्या है, ये वर्तिका है लंबी सी, गुड़हल में वर्तिका लंबी होती है। और इसको कहेंगे कि ये वर्तिका है, ये क्या है, ये वर्तिका है। और ये दोनों क्या है, ये मादा भाग है। पुष्प का कौन सा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्या क्या है, और इसको कहते हैं जायांग। इसको क्या कहते हैं, ये जो मोटा वाला भाग है इसको कहते हैं जायांग, जायांग। और ये चूंकि हमने बताया बीच का क्या भाग, कौन सा भाग होता है, तो ये पुष्प का मादा भाग होता है। तो ये आप बताइए देख करके ये कौन सा पुष्प है, क्योंकि इसमें मादा और नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए ये द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। गुड़हल का पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। गुलाब का कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। सरसों का कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। मटर का, चने का, सरसों का और ये अरहर का, जितने भी अधिकांश होते हैं पुष्प वो क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। होते एक लिंगी भी होते हैं, वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे कद्दू का नाम जो हमने बताया वो एक लिंगी होता है, ठीक है। इसके अलावा पपीता भी एक लिंगी होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी पपीते के फूल में पौधे में क्या है, फल नहीं आते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये जो है मादा हो गया है, तो ये मदिया निकल गया है। वास्तव में वो मदिया, मादा मतलब फीमेल से है, और अगर देखा जाए प्रकार से तो मादा ही फल देती है, ठीक है। तो इसका मतलब जिसने कहा ये मादा निकल गया है तो इसका मतलब वो नर भाग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब अगर आपसे अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। क्योंकि प्रश्न आपसे बनेगा कि बताइए कि परागण क्या है, पॉलिनेशन, परागण क्या है, परागण से आप क्या समझते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, और इससे लाभ और हानियां बताइए। तो ये प्रश्न आपका एक लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है या अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ठीक है, कि परागण किसे कहते हैं, ठीक है। या पूछ लेगा परपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं। तो परागण की प्रक्रिया को समझने के लिए ये चित्र बनाना अनिवार्य हो गया था, इतना कुछ समझना अनिवार्य हो गया था। इतनी चीजें तो आप पहले से ही पढ़ रखे होंगे। तो अब आइए देखते हैं कि आखिर परागण क्या होता है। तो आइए देखिए, अगर आपसे पूछे कि जो है परागण क्या है, कौन सी क्रिया, परागण, फिर से लिखे दे रहे हैं परागण। तो परागण किसे कहते हैं प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर हम केवल आपको आज परागण की परिभाषा और परागण कितने प्रकार का होता है वो बताएंगे, और बाकी परागण के माध्यम कौन कौन से हैं, परागण के माध्यम कौन कौन से हैं, पक्षियों द्वारा, जल द्वारा, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछे परागण क्या है, तो ये क्या है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो मोटा मोटा सा भाग, चलिए इधर लिखे दे रहे हैं, ये जो आप मोटे भाग देख रहे हैं यहाँ पे, ये और ये वाले, इसको कहते हैं परागकोश। पूरा भाग तो पुंकेसर है, ये जो हमने गोला खींचा है पूरा भाग तो पुंकेसर है, जो कि नर भाग है पुष्प का। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, छोटे छोटे कण लगे होते हैं, और इनको कहते हैं परागकण। इनको क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं इनको कहते हैं परागकण। चलिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं परागकण, परागकण। तो अब देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि परागण क्या है तो परिभाषा क्या दोगे, कि परागकोश से, ये पूरा क्या हो गया, पुंकेसर है, और ये क्या है, परागकोश। तो परागकोश से परागकणों का, परागकोश पर क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे महीन महीन कण लगे हुए हैं जिनको परागकण कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब फूलों से जो वर्तिका निकली होती है, खासकर गुड़हल में या सरसों में, उसको जब ऐसे फूल को छू लेते हैं या कभी खेत में निकल जाते हैं सरसों के, तो पीला पीला सा लग जाता है, छोटे छोटे दाने से लग जाते हैं। गुड़हल के फूल को ध्यान से देखना, जब उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है जो निकला हुआ होता है बाहर, पुंकेसर, उसको जब छुएंगे तो वो छोटे छोटे दाने लग जाते हैं, वो परागकण ही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, परागकोश है। ये क्या है, परागकोश है। यहां समझिए, परागकोश से परागकणों का, परागकोश में क्या लगे हुए हैं, परागकण। तो परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर के, यहां से मुक्त होकर के उड़ करके कहां पहुंचेंगे, ये क्या है, पूरा स्त्री केसर। ये पूरा भाग क्या है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, ये वाला क्या है, वर्तिकाग्र, ठीक है। तो परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहलाती है, को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी
पराग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब सीधी सी परिभाषा आप समझ गए होंगे कि पराग कोश से परागकणों का मुक्त होकर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है? परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? अब ये जो हमने उदाहरण बताया ये स्वपरागण का है, क्योंकि एक ही पुष्प में अगर ये क्रिया हो रही है कि परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम का मतलब किसी अब ये परागण के कई माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी हो गया यानी कीट पतंगों के द्वारा परागण, इसके अलावा जल द्वारा परागण, वायु के द्वारा परागण। ठीक है, तो किसी भी माध्यम से हो सकता है, पक्षियों के द्वारा परागण, मानव के द्वारा परागण, जानवरों के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही पुष्प में है तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तो खैर बड़ा बना हुआ है। जब आप सरसों का फूल देखेंगे तो इतना छोटा होता है कि वो सब पास पास होते हैं, जरा सा भी अपने आप से ही पहुंच जाते हैं, इतने हल्के होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई स्वपरागण। जब एक ही पुष्प के अंदर ये क्रिया संपन्न होती हो परागण की तो उसको स्वपरागण कहते हैं। ठीक, अगर आपसे कहे कि परपरागण क्या है दूसरा क्या है? परपरागण। तो परपरागण अगर यही क्रिया यानी कि परागकोश से परागकण मुक्त होकर के कोई दूसरा पौधा है वहां पर अगर पहुंच रही, मान लीजिए कोई दूसरा पौधा है, इस तरीके से बना दे रहे हैं, यहां पर अगर परागकण यहां से निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प पर जा रहे हैं, दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं यहां, तो इसको कहते हैं परपरागण। ठीक है, समझ गए? अगर क्रिया एक ही पुष्प के अंदर हो रही है तो वो स्वपरागण होगा, अगर दूसरे पर हो रही है तो वो परपरागण होगा। अब देखो एक पौधा दूरी पर लगा हुआ है तो वो जाएगा कैसे? या तो मधुमक्खी के द्वारा हो, या तो यहाँ पर पक्षी बैठेगा, या भंवरा है मान लीजिए यहाँ रस चूसने के लिए गया, फिर ऊपर यहाँ से पहुंचा, तो ये परपरागण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भंवरे की पैरों में चिपक गए और फिर यहाँ पर पहुंचे, तो इसको कहेंगे परपरागण। ठीक है, और परपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, भंवरा है, मधुमक्खी है, हवा से उड़ करके पहुंच जाएं। ठीक है, लेकिन स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पुष्प के सभी भाग मोटे मोटे जो आपको समझ में आए होंगे यहाँ पर जो हमने बताया। इसके अलावा हमने देखा कि परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, आपने समझा। इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि परागण की विधियां कौन कौन सी हैं, माध्यम कौन कौन से हैं, स्वपरागण के लाभ कौन से हैं और स्वपरागण से हानियां कौन सी हैं, परपरागण से लाभ कौन कौन से हैं और स्वपरागण से हानियां कौन कौन सी हैं, विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।